एक रैपिडली चेंजिंग डिजिटल इकोसिस्टम में रिक्वायरमेंट है कि कैसे एक कन्वेंशन, एक पॉलिसी, एक रेगुलेशन का इस्तेमाल ग्लोबल स्तर पे किया जा सके ताकि साइबर क्राइम और वो लोग जो कि डिजिटल इकोसिस्टम को इवेड कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, उन लोगों को बुक किया जा सके, पनिश किया जा सके, एट द सेम टाइम प्रोटेक्टिंग द डिजिटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। सो गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं कुबेर सिंह, आपका एजुकेटर फॉर आईआर, फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल एज फॉर एसे राइटिंग। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू करंट अफेयर्स में लेके आया हूं आप सबके लिए। द यूनाइटेड नेशन साइबर क्राइम कन्वेंशन, प्रीलिम्स का सीजन आ रहा है। कन्वेंशन, ट्रीटीज, इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट बन जाती हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। तो आइए समझते हैं इस कन्वेंशन को, इस कन्वेंशन के क्लॉजेस को, इस कन्वेंशन के प्रोविजंस को, और कैसे ये सक्षम रहेगा साइबर क्राइम को रोकने के लिए। इसके बारे में बात करेंगे, द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस कन्वेंशन। बने रहिए वीडियो के अंत तक। ऑलराइट, सो दिसंबर 2024, 24 दिसंबर 2024 को यूएनजीए ने यूनानिमसली अडॉप्ट करा। अभी ये कन्वेंशन को फॉर रैटिफिकेशन अभी खोला जाएगा 2025 में, प्रोसेस को टाइम लगेगा, लेकिन यूएनजीए ने 24 दिसंबर 2024 को अडॉप्ट किया ये कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम। सो ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, अपने आप में एक सिग्निफिकेंट स्टेप है जो कि आगे हमको मोटिवेशन देगा। एक सेकंड में यहां पे पेन को ठीक कर लूं। जो कि आगे हमको मोटिवेशन देगा कि जो हमारी ग्लोबल लड़ाई है अगेंस्ट साइबर क्राइम, उसको हम कैसे और मजबूत बना सकते हैं। तो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली लीगली बाइंडिंग यूएन इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज द फर्स्ट। तो ये जो फर्स्ट, ओनली, ऑफ, ये सब वर्ड्स को ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से समझ लो। बिकॉज जब स्टेटमेंट्स आते हैं क्वेश्चंस में, एमसीक्यू में स्टेटमेंट्स आते हैं, तो हम इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, फॉल्टर कर जाते हैं। तो ये पहली लीगली बाइंडिंग यूएन इंस्ट्रूमेंट है जो कि साइबर इश्यूज को एड्रेस करेगा और एक बहुत क्रूशियल फ्रेमवर्क बनाएगा जहां पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ग्लोबल कोऑपरेशन को फैसिलिटेटिव बनाया जाएगा फॉर चेकिंग साइबर रिलेटेड क्राइम, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड क्राइम्स, एंड ऑल्सो कैपेसिटी डेवलपमेंट पे एम्फसाइज किया जाएगा ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। बिकॉज देखिए, जो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलप्ड देशों का और डेवलपिंग देशों का, वो डिफर करता है। तो इस इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए और इस कैपेसिटी गैप को एड्रेस करने के लिए भी ये मैकेनिज्म, ये कन्वेंशन काफी कॉम्प्रिहेंसिवली काम करेगा। साइबर थ्रेट्स काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं, काफी ग्रो कर रहे हैं। साइबर थ्रेट्स, बेग पार्डन, थोड़ा गला बैठा हुआ है। साइबर थ्रेट्स इज नॉट ओनली रिलेटेड टू हैकिंग और फाइनेंशियल थेफ्ट। साइबर साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट्स में बहुत कुछ आ जाता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आ जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है। एंड देयरफॉर ये कन्वेंशन की कोशिश है कि कैसे बदलते जमाने में इवॉल्विंग साइबर क्राइम्स को कम्बैट कैसे किया जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंटली इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ा के। बिकॉज ये जो सोल्यूशंस हैं, ये केवल एक या दो देश के हाथों में नहीं है। जितने ज्यादा देश इसमें इन्वॉल्व होंगे, सहमति देंगे, अप्रूवल देंगे, उतना ही बेहतर तरीके से हम काम कर पाएंगे ऐसे साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट्स को एड्रेस करने के लिए। और ये साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट्स दिन ब दिन बढ़ ही जा रहे हैं, भारत में भी, दुनिया भर में भी। भारत तीसरे नंबर पे आता है, लेट मी टेल यू, भारत तीसरे नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ द vulnerability addressed of because of cyber threats. Now, adoption of the convention also underscores and will also test the waters, will also test that how is multilateralism effective in 2025. Now, see, multilateralism as a concept has been, very popular since the disintegration of USSR. Now, we are living in a multipolar world. Some people would want to believe we are living in a bipolar world, America versus China. But uh, as far as India is concerned, we value and regard and promote multilateralism. Let me also tell you that already multilateralism has been criticized because of the dysfunctional, uh, you know, because of the dysfunctioning of the United Nations. So it is a time to see that कि क्या ability रहेगी multilateralism की, because already successive conference of parties होती रहती हैं under the UNFCCC framework, climate change framework. Nothing concrete has come out of it. All these organizations, all these frameworks at the end of the day will end up testing the ability of multiple countries कि how will they perform well together. So this is again an opportunity to see that how can effective multilateralism address this complicated and pertinent issue of cybersecurity.
दिस विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कलेक्टिव डिटर्मिनेशन ऑफ द यूएन मेंबर स्टेट्स कि कैसे वो अपनी कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। लेकिन इस ट्रीटी को काफी क्रिटिसिज्म फेस किया गया है, इस ट्रीटी में काफी क्रिटिसिज्म आया है। ह्यूमन राइट ग्रुप्स और प्रिवेसी एडवोकेट्स का कहना है दैट लुक, यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन सिक्योरिटी, बिटवीन नेशनल इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल्स प्रिवेसी एंड राइट्स, व्हिच इज देयर। ऑफ कोर्स ये बात तो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कही थी, एनवी रमन ने भी कही थी, जब पेगासस कंट्रोवर्सी हुई थी, दैट अंडर द गार्ब ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और अंडर द गार्ब ऑफ साइबर सिक्योरिटी, you cannot wash away the individual rights. You cannot just end up doing surveillance on common citizens. So therefore, एक one of the concerns जो कि इस particular convention में आया है, critics जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कि authoritative regimes इसके कुछ प्रोविजंस को मिसयूज कर सकते हैं, बिकॉज अगर अनलिमिटेड सर्वेलेंस का ग्रांट दिया जाता है, अगर अनलिमिटेड सर्वेलेंस आपको दी जाती है, तो आप सिटीजंस की रोज टू डे एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकते हैं अंडर द गार्ब ऑफ योर नेशनल सिक्योरिटी। सो देयरफॉर वो साइबर क्राइम को कंबैट करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो तो डाइल्यूट ही हो जाएगा अगर सिटीजंस के ऊपर ऐसा स्नूपिंग की जाएगी, सर्वेलेंस की जाएगी। और जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजीज का रैपिड ग्रोथ हो रहा है, वैसे वैसे काफी बेनिफिट्स भी आ रहे हैं दुनिया भर में, लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बेनिफिट्स के साथ साथ एक वरदान है तो श्राप भी है कि साइबर थ्रेट्स भी बढ़ रहे हैं। साइबर क्राइम्स में काफी सारी एक्टिविटीज आती हैं, जैसे आपको बताया हैकिंग है, फाइनेंशियल थेफ्ट है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, बहुत कुछ है। सो इट्स अ होल गैमेट ऑफ एक्टिविटीज जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं। नाउ दीज क्राइम्स दे ऑफन स्पैन मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस। तो मान लीजिए कि अगर मेरे खिलाफ कोई साइबर क्राइम हुआ है, मेरा कोई फाइनेंशियल थेफ्ट हुआ है, बट लेट्स से द पर्सन सिटिंग इज नॉट इन इंडिया, the person is sitting somewhere in Poland or the person is sitting somewhere in Norway or any other country but not in India. अब यहाँ पे मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस की बात आ गई है, सो विच मींस अब कौन से कानून के अंडर उसको बुक करोगे। अब वो जो बंदा पोलैंड में या नॉर्वे में बैठा है उसको, अब मैं यहाँ पे मान लीजिए पंजाब में बैठा हूं, तो पंजाब पुलिस क्या नॉर्वे या पोलैंड जाएगी उसको हथकड़ी लगाने के लिए? अब वो तो कहीं और बैठा है, वो कहीं फ्लाई करके कहीं और भी जा सकता है। आपको वैसे भी पता है कि जो अनोनिमिटी है वो बनी रहती है साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट्स में। आप कहीं से भी बैठ के कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप इंडिया से ही बैठ के कोई ऐसा अटैक कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन सर्वर्स दिखाता है कि ये भी जो आईपी एड्रेस है दुबई में कोई इंसान बैठा हुआ है, तो आप कैसे पकड़ेंगे? अब मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस यहां पे आ जाती है। तो क्योंकि कन्वेंशन बनाया गया है, ग्लोबल कन्वेंशन बनाया गया है, तो यहां पे कोऑपरेशन भी सीख करी जाएगी, कोऑपरेशन सीख करी जाएगी फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज के भैया अगर एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सकते हो उस मुजरिम को जिसने इतना बड़ा अपराध किया है, तो चलो मेरा तो चलो पर्स में से 100 रुपए निकाल लिए, 200 रुपए निकाल लिए, इतना बड़ा अपराध नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत बड़े लेवल पे अपराध हुआ है, मान लो किसी बैंक को ही खाली कर दिया है, बैंक को चकमा दे दिया है, बैंक में से सारे के सारे पैसे निकाल लिए, व्हाटएवर इट इज, तो इतने बड़े अपराध के लिए अगर एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सकते हो, मुजरिम को यहां पे नहीं लेके आ सकते हो, तो कुछ ना कुछ मैकेनिज्म तो होगा जिसके चलते हम मुजरिम को बुक कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं। सो बताना चाहूंगा, ऐसे तो वैसे एक पहले कन्वेंशन था, बुडापेस्ट कन्वेंशन। बुडापेस्ट कन्वेंशन 2001 में बनाया गया था, व्हिच वाज अगेन रिलेटेड टू कॉम्बैटिंग ट्रांसनेशनल साइबर क्राइम, बट दैट वाज 2001। टुडे इज 2025। पिछले 24 सालों में इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज रैपिडली इवॉल्व करी हैं। सो परहैप्स ये जो बुडापेस्ट कन्वेंशन था सक्षम नहीं था, सफिशिएंट नहीं था इन टर्म्स ऑफ कॉम्बैटिंग द ट्रांसनेशनल नेचर ऑफ साइबर क्राइम। बात समझ आ रही है? चलो, अगर वीडियो देख रहे हो कमेंट सेक्शन में मुझे बुडापेस्ट कन्वेंशन जरूर लिखना, जस्ट टू सी कि आप अभी वीडियो में बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं। 8 मिनट इनटू द वीडियोस एंड आई वांट टू सी, आई वांट टू टेस्ट योर प्रेजेंस, आई वांट टू सी योर अलर्टनेस। तो बुडापेस्ट कन्वेंशन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है ना। यूएन कन्वेंशन का मकसद है कि कैसे प्रिवेंट भी किया जा सके, कॉम्बैट भी किया जा सके साइबर क्राइम्स को, एंड डेवलपिंग कंट्रीज की कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे की जा सकती है। बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड और डेवलपिंग देशों का बहुत डिफर करता है। सो देयरफॉर कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी ध्यान दिया जाएगा। अब ये 8 चैप्टर्स हैं इस कन्वेंशन के। अब डिटेल में तो हम यहां पे नहीं डिस्कस करेंगे पूरी की पूरी कन्वेंशन को, लेकिन ये 8 चैप्टर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। देखो, साइबर क्राइम का जो नेचर है वो ट्रांसनेशनल है। कहीं से भी इंसान बैठ के अटैक कर सकता है, साइबर अटैक कर सकता है, कोई फ्रॉड कर सकता है, सिस्टम्स को मैनिपुलेट कर सकता है। तो कोई ये तो नहीं है कि आपके देश में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में बैठा होगा। एंड देयरफॉर ये कन्वेंशन एक ऐसी जुरिस्डिक्शनल रूल्स एस्टैब्लिश करता है जो कि क्रिमिनल्स को प्रिवेंट करेंगे कि वो लीगल गैप्स को, लीगल लूप होल्स को एक्सप्लॉइट ना कर सके। States must claim jurisdiction over offenses committed on their territory
or affecting their nationals with provisions for action against offenders within their borders अगर extradition possible नहीं है. So once again, it would be highly recommended and it would be very, very important for the states, for the countries to show this cooperation with each another that look, you can book the person to justice and you can also ensure speedy and quick justice to the victim who has suffered any form of cyber crime. Now, जब jurisdictions overlap करती हैं, दो देशों से ज्यादा या दो देशों की jurisdictions overlap करती हैं, तो states are obviously required to consult with each other. तो ये कन्वेंशन मैंडेट करता है कोऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग एक्सट्रेडिशन, एविडेंस शेयरिंग एंड म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा. तो ये मैंडेट किया जाता है कन्वेंशन के द्वारा. स्टेट्स रिफ्यूज कर सकते हैं. हाउएवर स्टेट्स कल को कह सकते हैं कि भैया हमने नहीं कोऑपरेट करना, और हम सॉवरेन हैं, वी आर अ सॉवरेन कंट्री, व्हाई शुड वी एंड अप शेयरिंग डेटा विद यू? व्हाट इज द प्रूफ कि हमारे ही सिटीजन ने आपके साथ ऐसा कुछ किया है? एंड ऑफ कोर्स हर एक कंट्री के अपने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉज होते हैं. सो ऑफ कोर्स अ कंट्री कैन से दैट नो, आवर डेटा इज सॉवरेन, वी आर सॉवरेन, वी विल नॉट शेयर द डेटा विद यू. देन व्हाट यू विल डू? तब आप क्या करोगे? सो देयरफॉर दिस इज आल्सो अ सिचुएशन व्हिच कैन अराइज. सो देयरफॉर ये एक क्रिटिसिज्म में भी बात आती है. ओके, देन ये कन्वेंशन ऑल्सो एम्फसाइज करता है कि कैसे फाइनेंशियल और टेक्निकल मदद दी जा सकती है डेवलपिंग देशों को कि वो भी अपने साइबर ऑफेंसेस को रोकने में सक्षम हो सके और कॉम्बैट करने में सक्षम हो सके. बिकॉज अगर हम इंडिया की ही बात करें, देखो बार बार ये बात आती है कि हमको एक डिजिटल आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है. अब हर एक स्टेट में साइबर सिक्योरिटी सेल होता है, हर एक स्टेट में पुलिस में साइबर सिक्योरिटी सेल आ चुका है, लेकिन हमारे पास कहीं ना कहीं अभी भी वो ट्रेन्ड मैन पावर नहीं है, स्किल्ड मैन पावर नहीं है जो कि यहाँ पे काम कर सके. अभी भी बहुत सारे लूप होल्स हैं हमारे लीगल सिस्टम में. सो देयरफॉर डेवलपिंग देशों के पास ये चैलेंज रहेगा कि उनके पास साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट से लड़ने के लिए वो स्किल्ड मैन पावर नहीं होगी. तो वो स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी. तो ये कन्वेंशन मदद करेगा कि कैसे उसको एड्रेस किया जा सके, उस डेफिसिट को एड्रेस किया जा सके. State parties will be encouraged to make regular voluntary contributions to a United Nations funding mechanism. और ये फंडिंग मैकेनिज्म, ये जो मैकेनिज्म होगा, ये जो फंड होगा, ये सपोर्ट करेगा डेवलपिंग कंट्रीज को कि वहां पे टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा सके इन टर्म्स ऑफ कॉम्बैटिंग साइबर क्राइम. ऑल्सो पार्टनरशिप्स बिटवीन गवर्नमेंट्स, बिटवीन एनजीओज, बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी इंकरेज की जाएंगी ताकि मल्टीपल स्टेक होल्डर अप्रोच के जरिए इस कन्वेंशन को आगे बढ़ाया जा सके. नाउ ये कन्वेंशन में एक मैकेनिज्म ऑफ इंप्लीमेंटेशन का चैप्टर भी है जो कि एस्टैब्लिश करता है एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज. कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज. तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द कन्वेंशंस इंप्लीमेंटेशन, कि ये कन्वेंशन का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, ठीक तरह से हो रहा है, जो जो कंट्रीज जिन्होंने साइन और रैटिफाई करा है क्या वो इस कन्वेंशन की कंडीशंस के साथ अबाइड कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. और स्टेट पार्टीज यानी कि दोज व्हिच हैव साइंड एंड रैटिफाइड, दे विल हैव टू सबमिट रिपोर्ट्स ऑन एन एनुअल बेसिस कि भाई कितना उन्होंने इंप्लीमेंट करा है, क्या क्या उन्होंने मेजर्स उठाए हैं और कहां कहां पे लूप होल्स रहे हैं. और ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज हैं, इसमें आगे इस इस पूरी चीज को, इनकी रिपोर्ट को स्टडी करेंगे, रिव्यू करेंगे, फीडबैक देंगे कि कैसे हर एक कंट्री, हर एक स्टेट पार्टी अपने इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म को और बेहतर कर सकती है. नाउ ये कॉन्फ्रेंस फैसिलिटेट करेगा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑन लीगल पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स एंड विल आल्सो अडॉप्ट सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल. जैसे आपको मैंने बोला, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेट किया जाएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज एंड द प्राइवेट सेक्टर. इनफैक्ट पहला जो कॉन्फ्रेंस होगा उसको प्रिसाइड करेंगे यूएन के सेक्रेटरी जनरल और विद इन 1 year ऑफ द कन्वेंशंस एंट्री इनटू फोर्स. और जो यूएनओडीसी है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम है, वो इसका सेक्रेटेरिएट, दैट विल सर्व एज एन एड हॉक सेक्रेटेरिएट फॉर दिस यूएन कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम. अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. प्लीज पीडीएफ में इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेना, नोट कर लेना, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ अब बुडापेस्ट कन्वेंशन के साथ, अब जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बुडापेस्ट कन्वेंशन के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं. तो 2001 में बुडापेस्ट कन्वेंशन आया था जो कि साइबर क्राइम कन्वेंशन था. ये पहला इंटरनेशनल ट्रीटी था, पहला ऐसे इंटरनेशनल एक कोशिश थी which had focused on combating cybercrime at a time when the digital ecosystem was not as developed as what it is right now.
Now, both the Budapest and the UN Convention they seek to combat cyber crime, लेकिन इनके जो mandates हैं, इनका जो way of functioning है वो differ करता है in terms of functioning. Now, Budapest Convention focus करता है criminalizing पे, कि specific offenses को criminalize कैसे किया जा सकता है. Budapest Convention यहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम नहीं कर रहा था. डेवलपिंग कंट्रीज की कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं, फंडिंग कैसे दे सकते हैं, टेक्निकल कैसे असिस्टेंस दे सकते हैं. यूएन कन्वेंशन केवल यूएन कन्वेंशन केवल एक क्रिमिनलाइजिंग या पनिशिंग अप्रोच नहीं फॉलो करता, लेकिन इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्निकल असिस्टेंस की भी अप्रोच है, जो कि बहुत फायदेमंद है फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड. एडिशनली जो यूएन कन्वेंशन है वो ऑफर करता है एक ऐसा फ्रेमवर्क जहां पे सीरियस साइबर क्राइम्स को काउंटर करने के लिए मल्टीपल स्टेट पार्टीज, मल्टीपल कंट्रीज कैसे कोऑपरेशन दिखा सकते हैं अपनी सॉवरेनिटी का ध्यान रखते हुए, और कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, जितना भी प्रिवेंट किया जा सकता है साइबर क्राइम्स को. तो प्रिवेंशन और कॉम्बैटिंग दोनों की बातें हैं. वेराज बुडापेस्ट कन्वेंशन में कॉम्बैटिंग की बातें थी, प्रिवेंशन की बातें नहीं थी. ठीक है, ओके. नाउ बोथ द कन्वेंशंस वो क्रिमिनलाइज करते हैं ऑफेंसेस को, साइबर ऑफेंसेस को, जैसे कि इलीगल एक्सेस टू सिस्टम्स. यूएन कन्वेंशन एक्सटेंड करता है अपना फोकस कि वो एडिशनल क्राइम जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग है, या और भी कुछ ऐसे क्राइम्स है रिलेटेड टू चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, ऐसे क्राइम्स को भी इंक्लूड करा गया है, ऐसे क्राइम्स को भी उस एम्बिट में डाला गया है, मेकिंग द कन्वेंशन मच मोर ब्रॉडर than the Budapest Convention in terms of punishing and in terms of giving, booking the people. Now, furthermore, जो procedural powers हैं UN Convention में वो ज़्यादा broader हैं than those in the Budapest Convention. For example, UN Convention include करता है the measures कि अगर properties को confiscate करना है from the proceeds of crime या protection of witnesses करना है, तो ये clauses ये clauses Budapest Convention में included नहीं थे. सर्दियों का टाइम है, गला खराब रहता है. आई जस्ट होप ये HMPV, HPFM जो भी है नया वायरस ना हो. एन इंपॉर्टेंट कंसर्न ऑफ द कन्वेंशन इज इट्स लैक ऑफ एक्सप्लिसिट सेफगार्ड्स. ना यहाँ पे कुछ कंसर्न्स आ जाते हैं, क्रिटिसिज्म आ जाता है कि इस कन्वेंशन का जो एक बहुत बड़ा क्रिटिक है वो ये है कि यहाँ पे एक्सप्लिसिट सेफगार्ड्स नहीं है इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटिंग सर्विलेंस. सर्विलेंस जरूरी है, बट स्टेट सर्विलेंस को भी रेगुलेट करना बहुत जरूरी है ना. सो देयरफॉर अगर उसको हम रेगुलेट नहीं करेंगे, दैट वुड लीव द डोर ओपन, and that would make the lives of ordinary citizens very vulnerable, because इसकी प्रोविजंस को मिसयूज किया जा सकता है अगर स्टेट्स के हाथ में इतनी पावर हो. सो द एब्सेंस ऑफ कोर ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल्स सच एज लीगैलिटी, नेसेसिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये एग्जैक्युबरेट करता है द रिस्क ऑफ अब्यूज. तो बिना क्लियर लीगल डेफिनेशन के लिमिट्स जो है सर्विलेंस पे और प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस पे, ये कन्वेंशन रिस्क करता है ऑफ अंडरमाइनिंग human privacy and human rights, which is something which is very alarming. Now, ये convention के जो provision है for monitoring online activities, this is perceived as a threat to digital rights. Again, जैसे मैंने आपके साथ बात करी, intrusive oversight की बात आती है जो individual privacy को erode कर सकता है. तो privacy concerns यहाँ पे एक major concern सामने आ रहा है. Again, developed nations के पास sophisticated systems हैं कि वो cyber crimes को address कर सकते हैं. उनके पास वो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेसेसरी रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज है, बट ये डेवलपिंग कंट्री के पास ये लग्जरीज नहीं है. तो देयरफॉर अब इस कन्वेंशन का सबसे बड़ा चैलेंज इन टर्म्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन रहेगा कि कैसे ये जो टेक्निकल और फाइनेंसिंग गैप है उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है. नाउ लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि अपनी लेजिटिमेसी बनाए रखने के लिए कन्वेंशन को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा कि भाई इंटरनेशनल कोऑपरेशन एक तरफ है और ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक तरफ है. ह्यूमन राइट बिकॉज साइबर क्राइम इंपैक्ट किसको कर रहा है? इंसानों को, ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है. अब एक ऐसा कन्वेंशन बना दे जहां पे साइबर क्राइम से भी ज्यादा स्टेट सर्विलेंस इंडिविजुअल राइट्स को हैम्पर कर रहा है. सो इट वुड बी अ वेरी पेक्यूलर सिचुएशन. वी वुडंट वांट दैट. ओके, सो ये एग्जांपल अगेन टू सम अप एग्जांपलीफाई करता है कि कैसे मल्टीलेटरलिज्म का हम लेवरेज उठा सकते हैं, मल्टीलेटरलिज्म का टेस्ट होगा, मल्टीलेटरलिज्म कैसे इफेक्टिव हो सकता है एट अ टाइम when again the whole world is polarized, at a time when there are wars happening, at a time when the whole global economy is again going towards a big reset. So therefore, by bringing together wide range of stakeholders, states, NGOs, private organizations, international organizations, सिविल सोसाइटी, ये इनिशिएटिव एग्जाम्प्लीफाई करता है द पावर ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, द पावर ऑफ कलेक्टिविटी. ऑल राइट,
अगेन इसका कन्वेंशन का जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है कि कैसे जो मेंबर्स हैं वो इसको सक्सेसफुल बना सकते हैं, कैसे इसका फ्यूचर शेप कर सकते हैं। अल्टीमेटली इस कन्वेंशन का सक्सेस विल बी डिपेंडेंट, निर्भर करेगा मेंबर कंट्रीज के कोऑपरेशन पे। एंड अभी 2025 में दिस विल बी ओपन फॉर रैटिफिकेशन एंड सिग्नेचर, सो आई थिंक प्रॉब्ली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये कन्वेंशन शुड एंटर इनटू फोर्स। लेट्स सी इन द टाइम टू कम हाउ थिंग्स शेप आउट। एंड बाकी दोस्तों हमारा एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है जिस पे अभी डिस्काउंट चल रहा है, अभी वो 6,799 का है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मैप्स, प्लेसेस इन न्यूज, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ऑल दीज थिंग्स, इकोनॉमिक सर्वे, कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स, टाइम टेस्टेड ये हमारा कोर्स है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का इसका फायदा हुआ है, हम यही चाहेंगे कि आपको भी इस कोर्स का फायदा हो। YouTube पे तो हम लेक्चर्स लेके आते ही रहेंगे, लेकिन अपने प्रीलिम्स की तैयारी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमने बैच 3 भी लॉन्च कर दिया है। सो प्लीज इस कोर्स का हिस्सा बने, इंश्योर करें कि आप प्रीलिम्स कॉम्प्रिहेंसिवली निकाल रहे हैं। और मैं आपको मिलूंगा बहुत जल्द और वीडियोस में। अपना ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।